त्यागी, आज दो खबरों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी। पहली खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसमें मैच में ही जिहादी जहर खोलने की कोशिश की गई है। सोचिए जरा, खेल में जिहादी जहर लाने की कोशिश की गई, घुसाने की कोशिश की गई, और हिंदू मुसलमान हो गया खेल खेल में, कुफ्र काफिर हो गया। और दूसरी खबर मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी हुई, जहां उगाही, वसूली और साजिशों से जुड़ी हुई कहानी में हिंदू मुस्लिम तक मामला पहुंच गया। बड़ी बात ये दोनों ही खबरें आज डिटेल में इन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कैसे खुशी से लेकर गम तक और खेल से लेकर गुनाह की दुनिया तक सब कुछ अब जिहादी रंग लेता हुआ, धार्मिक रंग लेता हुआ, हिंदू मुस्लिम रंग लेता दिखाई देता है। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला हुआ। आप जानते हैं भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की बातें और जिस तरह के विचार सामने आए, उसके बाद बड़ा सवाल यही कि कैसे देश से लेकर विदेश तक पाली पौसी जिहादी मानसिकता और साथ ही कट्टरपंथ, मजहबी कट्टरपंथ इसे कहना चाहिए, बेनकाब हो गए हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की तो आज समय वही टीम होती है। पहली गेंद, वर्ल्ड कप का मैच हो और मुकाबले में भारत पाकिस्तान, तो खेल का रोमांच बेमिसाल होता है। लेकिन सद्भावना, शांति, दोस्ती और बराबरी की बुनियाद पर खेली जाने वाली क्रिकेट में भी कौमी जहर भर दिया गया, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम क्रिकेट खेल रही थी और पाकिस्तान जिहादी मानसिकता से जंग लड़ रहा था। भारतीय खिलाड़ियों के दिल में क्रिकेट बसा था, पाकिस्तानियों के दिमाग में कौम और कुफ्र का बोलबाला था। मैच हारकर भी भारतीय कप्तान ने उन्हें बधाइयां दी। पाकिस्तान जीता था, मगर खेल भावना गायब थी। मजहबी जहर सिर चढ़कर बोल रहा था। क्रिकेट में कौमी जहर क्यों? पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। सुना आपने, ये पाकिस्तान का गृह मंत्री है। ये क्रिकेट में कौम और खेल के मैदान में मुसलमान देखता है। ये सोच बताती है कि खिलाड़ी चाहे जो खेले, ये जिहादी मेंटेलिटी वाले उसमें मजहबी कट्टरता का जहर जरूर भरेंगे। ये पटाखों वाला जश्न देख रहे हैं ना आप, ये भारत को क्रिकेट के एक मुकाबले में हराने के बाद पाकिस्तान में मनाया जा रहा था। ये उस जश्न की तस्वीरें हैं जिसमें खेल भावना नहीं, जिहादी जहर दिखता है। मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए। आईसीसी के कमेंटेटर का कुफ्र। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, संस्थान है, और इसमें कहां तक कट्टरपंथी संक्रमण हो चुका है यह भी महसूस कीजिए। ये हैं बाजिद खान, आईसीसी के कमेंटेटर हैं, अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं, और मुकाबले के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था, कुफ्र तो टूट गया। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कुफ्र और काफिर की बात वही करता है जिसके दिमाग में खेल नहीं, कट्टरपंथ का जहर होता है। MS धोनी बाबर के साथ खड़े हुए हैं, विराट खड़ा हुआ है, मुबारकबाद दे रहा है। ये स्पिरिट ऑफ द गेम क्यों नहीं दिखाई जाती दुनिया में? क्यों ये दिखाया जाता कि हिंदुस्तान ने कितने बड़े दिल के साथ पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और उनको मुबारकबाद दी। ये पाकिस्तान के एक खिलाड़ी की खेल भावना थी, जो ना तो किसी से कमतर पाकिस्तानी है, ना किसी से कमतर मुसलमान। और जिस टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को हराया, उसके कप्तान बाबर आजम की बातें भी सुन लीजिए। एज अ टीम हम आज जीते हैं तो हम इंजॉय करेंगे यहाँ तक, बाहर जाकर हम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि फील्ड पर क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेटर होता है, वो मजहबी खेल खेलने वाले तो मैदान से बाहर होते हैं, जैसे पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक दिखे।
मुल्क से बड़ी कौम। T20 में भारत की हार पर जैसा जश्न पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, कहते हैं वैसा ही जश्न कश्मीर में भी मनाया जा रहा था। पटाखे फूट रहे थे और तो और पंजाब के संगरूर में पढ़ने वाले कश्मीरी बच्चे तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान एंड दूसरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत की हार पर भारत में पाकिस्तान जैसा जश्न मनाने वालों का मकसद भारत के पुराने खिलाड़ियों को समझ में नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि दिवाली पर पटाखे बैन है, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर भारत के कुछ हिस्सों में पटाखे जलाकर जश्न मना। अच्छा, वो क्रिकेट का जश्न, तो दिवाली पर पटाखों से क्या नुकसान? हिपोक्रेसी क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने भी लिखा कि पाकिस्तान की जीत पर जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते। हम अपने लड़कों के साथ खड़े हैं। मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से। भारत के अंदर पाकिस्तान की जीत पर जो जश्न मना, उसकी प्रतिक्रिया भारत में भी शुरू हुई और सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किए जाने लगा, जो उतना ही अफसोसजनक है जितना कश्मीर में मनाया गया जश्न या पंजाब के कॉलेज में लगाए गए नारे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अफसोसनाक है कि अब खेल के मैदान पर भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, और उतना ही अफसोसनाक है कि इस मजहबी सोच का इस्तेमाल कहीं तलवार की तरह किया जा रहा है तो कहीं ढाल की तरह। आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस में पिछले 2 दिनों में तरह तरह के खुलासे हुए हैं। इन्हीं खुलासों के बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। एक तरफ आरोपों का मोर्चा प्रभाकर साइल नाम के शख्स ने खोला, जो इस केस का पंच भी है और गवाह भी है। उसने समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ की डील करने का आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ मोर्चे पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े के जन्म, धर्म, जाति, पिता, पत्नी और नौकरी से लेकर निकाह तक सवाल उठा दिए। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले बचाव पक्ष ने समीर वानखेड़े पर आरोपों के हमले तेज कर दिए। अदालत में हलफनामे से लेकर पुलिस में शिकायत तक हर हथियार का इस्तेमाल बचाव पक्ष द्वारा किया जा रहा है, और इस सब के बीच समीर वानखेड़े दिल्ली में है। हाथों में मोबाइल पकड़े किरण गोसावी और बातें करते आर्यन खान। पीछे आर्यन खान और सामने किरण गोसावी। आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाते किरण गोसावी। यही वो 3 तस्वीरें हैं जिनके आधार पर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोपों की बौछार शुरू हुई है। और ये शुरुआत उस शख्स ने की जिसे एनसीबी ने आर्यन खान केस में गवाह बनाया था। प्रभाकर राघोजी साइल नाम के इस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने पंच गवाह बनाने के लिए उनसे सादे कागज पर दस्तखत लिए। दूसरा आरोप यह है कि पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने दस्तखत कराए। तीसरा आरोप है कि इस ड्रग्स केस में 18 करोड़ रुपए की डील हुई। चौथा आरोप है कि इस डील में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिले थे। ये उस युवक का आरोप था जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है, और उसने केस होने के 21 दिन बाद एक नोटरी हलफनामे के जरिए इस ड्रग डील के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा किया है। हालांकि मीडिया में दिए प्रभाकर के बयानों को उसकी मां सही नहीं बता रही। कब हो गए थे, कितने दिन पहले? 4था महिना झाला। एक कंत्राट पण नाही, कधी आम्हाला कधी काय विचारलं नाही, काय नाही। हालांकि प्रभाकर ने जिस किरण गोसावी पर यह आरोप लगाया है, उस किरण गोसावी ने भी सरेंडर की बात कही है। खबर है कि किरण गोसावी को लखनऊ में सरेंडर करना है। आपने कहा मैं सरेंडर करने जा रहा हूं, कब सरेंडर कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सरेंडर आज के डेट में कर रहा हूं। इधर प्रभाकर के खुलासों के बाद समीर वानखेड़े ने अदालत में हलफनामा देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की बात कही है और खुद के लिए किसी तरह की पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े को सिंगल आउट कर वॉर तेज कर दी है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े का है, और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी लेता है
वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के दस्तावेज सार्वजनिक कर ये भी आरोप लगाया कि इस दस्तावेज में समीर के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है और उसकी मां का नाम जहीदा बेगम बानो है। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने खुद को हिंदू पिता और मुस्लिम मां की संतान बताया है। शबाना कुरैशी नाम की महिला से अपनी पहली शादी और तलाक की बात कही है और क्रांति रेडकर से दूसरी शादी की बात लिखी है। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद समीर वानखेड़े के पिता यानेश्वर वानखेड़े भी सामने आए। जी, मेरा नाम ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े है और जो आप बोल रहे नवाब मलिक ने कुछ ट्वीट किया, मैं तो देखा नहीं है, लेकिन वो सब झूठ है। मेरा किधर भी दाऊद करके किधर भी नाम नहीं है। इतना ही नहीं, समीर के पिता ने वो जाति प्रमाण भी दिखाए जिसमें समीर को अनुसूचित जाति कैटेगरी का बताया गया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी कहती हैं कि समीर और वो दोनों हिंदू परिवारों में पैदा हुए। समीर बॉर्न हिंदू हैं ऑफ कोर्स, और उनके पिता हिंदू हैं। उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे हिंदू हैं वो। आर्यन खान के ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की कहानी एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के ऊपर आकर टिक गई है। अब समीर को दोहरी लड़ाई लड़नी है, आर्यन के कथित गुनाह साबित करने की और खुद को बेगुनाह साबित करने की। मुंबई से देवेंद्र कोल्हटकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कहानी कश्मीर की, जिस कश्मीर में भारत विरोधी साजिशों की बात की जाती है, जिस कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती की बात की जाती है, जिस कश्मीर में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता है, उसी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज वो श्रीनगर में थे और आपको बता देते हैं उनका कार्यक्रम क्या रहा। सबसे पहले वो पहुंचे माता खीर भवानी के मंदिर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। दोपहर में SKICC में कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने संबोधित किया और बुलेट प्रूफ हटवाकर मंच से भयमुक्त कश्मीर का भरोसा भी गृह मंत्री द्वारा पूरी दुनिया को दिया गया। वहीं पुलवामा के शहीदों की याद में उनके स्मारक स्थल तक भी वो पहुंचे और शहीदों को याद किया। तो कश्मीर की कहानी क्या है? कश्मीर कैसे अमन शांति के रास्ते पर आतंकवाद को नकारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर की डल झील के ये नज़ारे बताते हैं कि कश्मीर और कश्मीरियों ने इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों के मंसूबों को नकार दिया। डल झील पर यह शिकारा महोत्सव कश्मीर में शांति और तरक्की की उम्मीदों की एक छोटी सी मिसाल है। देश के गृह मंत्री का स्वागत कश्मीरियों ने कैसे दिल खोल कर किया है, ये देखा जा सकता है। जब अमित शाह आम कश्मीरियों से मिलने पहुंचे तो वहां लोगों में कितना उत्साह था। 370 से मुक्ति के बाद कश्मीर में शांति और सुरक्षा की एक और मिसाल तब देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने पोडियम पर लगी बुलेट प्रूफ शील्ड को हटवा दिया। जिस कश्मीर की जमीन पर पिछले 70 साल तक जिहादी दहशत और साजिश की सियासत चलती रहती थी, वहां देश के गृह मंत्री ने बगैर सुरक्षा कवच के भाषण दिया। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। और अमित शाह ने फिर कश्मीर के नौजवानों पर भरोसा करते हुए उन्हें आतंकियों के मंसूबों के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया। दिल में से खौफ निकाल, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं।
इससे पहले अमित शाह कश्मीर के मशहूर तीर्थ माने जाने वाले माता खीर भवानी के मंदिर पहुंचे। अमित शाह ने वहां दर्शन और पूजा अर्चना की और कश्मीर की शांति और तरक्की का आशीर्वाद भी मांगा। यहाँ पर आपको पूरा भाईचारा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि का। हमारे ट्रस्ट में हिंदू भी है, कश्मीरी पंडित भी है, हमारे से यहाँ सरदार जी भी है और हमारे यहाँ मुस्लिम लोकल्स हैं। सिख इत्यादि आपको जो बोलते हैं आप कश्मीरियत, वो कश्मीरियत आपको इस ट्रस्ट में पूरी मिलेगी। कश्मीर में अफवाह और आतंकवाद से दोहरी लड़ाई लड़ रहे कश्मीरियों का अमित शाह के इस दौरे से उत्साह भी बढ़ा है और कश्मीर की तरक्की का भरोसा भी, क्योंकि कश्मीर में खानदानी रियासत की सियासत के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब कश्मीर 370 और 35A की बेड़ियों से आजाद होकर उन्नति की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अदिति त्यागी, जी मीडिया, श्रीनगर। सबसे पहले आपको पुलवामा लिए चलते हैं। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, CRPF कैंप में मौजूद हैं और इस वक्त जवानों को संबोधित कर रहे हैं। अभी अभी पुलिस दिन गया है, अभी अभी गया है। सभी CAPF और सभी राज्यों की पुलिस के लगभग 36,000 से थोड़े कम मगर 36,000 कह सकते हैं, इतने जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को संभालने के लिए दिया है। CRPF के भी 2200 से ज्यादा जवान शहादत को खुद ही निमंत्रण देते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उसको भुला नहीं सकते। कल सुबह मैं जाने से पहले शहीद स्मारक पर सभी देश के पुलिस बल के जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से CRPF के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर ही यहां से जाऊंगा। मित्रों, मैं एक और चीज की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने CAPF के जवानों के लिए ढेर सारे काम करे। 1300 मकान बनाए, कई पोस्ट बनाई है, कई बंकर बनाए हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे सुधार भी किए हैं। हालांकि इससे आपकी सभी तकलीफें दूर हो गई ऐसा मैं नहीं मानता, परंतु काफी गति बढ़ाई। भारत के वीर के अंदर कोविड की ड्यूटी करते, मतलब कोविड के खिलाफ लड़ाई की ड्यूटी करते करते जो जवान हमारे बीच में नहीं रहे उनको भी शहीद का स्टेटस देकर हमने भारत के वीर से कंट्रीब्यूशन उनको देने का तय किया। परंतु एक चीज पर मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं, और मुझे इसमें यहां पर जो सारे DG भी बैठे हैं और सारे जवान भी और IG कक्षा के, एडिशनल DG कक्षा के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अभी हमने शुरू किया है आयुष्मान CAPF का कार्ड देना। वैसे तो कुछ महीना इसमें थोड़े लेट हो गए हैं, मगर अब इसमें कोई गतिरोध नहीं है। तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और उसी मिशन पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई देश अपनी संसद में कानून पास कर विस्तारवाद पर वैधता की मोहर लगा सकता है? क्या कोई देश कानून बनाकर अतिक्रमण का समर्थन कर सकता है? जवाब है नहीं। कोई भी लोकतांत्रिक कहीं नहीं होता है, वो चीन में हो सकता है। दरअसल चीन ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है। इसमें कहीं भी विस्तारवाद शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन इस कानून के जरिए चीन की सेना को यह छूट दे दी गई है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के नाम पर सैन्य कार्रवाई कर सकती हैं। यह कानून चीन की सरकार और सेना को अधिकार देता है कि वो अतिक्रमण रोकने के नाम पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन खुद अतिक्रमण और विस्तारवाद की नीति पर चलता रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस कानून के सहारे चीन के विस्तारवाद को लीगल कवर देने की कोशिश की गई है?
एलएसी पर चीन की आक्रामक चाल। चीन ने बनाया नया सीमा कानून। नए कानून में चीन की सेना को खुली छूट। चीन के कानून से बढ़ेगा सीमा विवाद। क्या बढ़ सकता है भारत चीन के बीच तनाव? क्या चीन कर रहा है युद्ध की तैयारी? चीन की सेना और चीन की सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक ही डोर बांधती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, और दोनों का एक ही मकसद है, विस्तारवाद। चीन की सरकार पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पने का प्लान बनाती है और चीन की सेना उसे अमल में लाती है। एलएसी से लेकर तिब्बत और ताइवान तक चीन इसी नीति पर चल रहा है। दक्षिण चीन सागर से एशिया प्रशांत क्षेत्र तक चीन विस्तारवादी और अतिक्रमणवादी एजेंडे पर काम कर रहा है, और इसकी सबसे ताजा मिसाल है चीन का नया सीमा कानून। एलएसी पर भारत के साथ सीमा विवाद के बीच में चीन ने एक नया कानून पारित किया है। ये कानून लैंड बॉर्डर यानी थल सीमा से जुड़ा हुआ है। इस कानून के जरिए चीन की सेना को रक्षा और जमीन की सुरक्षा को लेकर के कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। ये कानून कहीं न कहीं चीन के अतिक्रमणवादी रवैये पर शी जिनपिंग सरकार की कानूनी मोहर है। चीन की संसद में इस कानून को शनिवार को पारित किया गया और यह अगले साल 1 जनवरी से लागू हो रहा है। चीन ने जो नया कानून अभी पारित किया है वो अपने जो उसकी विस्तार नीतियां हैं उसको लेजिटिमाइज करने के लिए किया है। जिनपिंग जो है जो चाहते हैं कि चीन उसी तरीके से जिस तरीके से एक मिडिल किंगडम होता था पुराने ज़माने में, वो उसी मंशा को लेके चल रहे हैं और उसी हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि चीन के इस बॉर्डर लॉ की बड़ी बातें क्या है, जो चीन की आक्रामक नीति और नियत दोनों की ओर इशारा कर रही है। चीन के नए सीमा कानून में कहा गया है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र है और इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। चीन की सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठाएगी अगर चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और सरहदों पर किसी तरह की आंच आती है तो उसका मुकाबला किया जाएगा। पहली नजर में इस कानून को देखने पर कुछ भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि हर मुल्क को अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाने का अधिकार है। चीन के बनाए इस कानून में इस्तेमाल शब्दों की नहीं बल्कि इन शब्दों में छुपे अर्थ की है। अगर आप गौर करेंगे तो चीन के असली इरादों का पता चलेगा। चीन ने उस जो अपना कानून पारित किया है उसके अंदर बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें अपनी एक एक इंच जो जमीन है हमने उसको रखना है अपने पास में, उसके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी जो है वो करनी है। और उसका इशारा पूरा का पूरा जो एलएसी पे जो हमारा लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख और है, हमारा वेस्टर्न लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, उसके ऊपर पूरा का पूरा उसको दावेदार है। अब इस खबर का मतलब समझिए। चीन के सीमा कानून में कहा गया है कि पीएलए अपनी सीमाओं की रक्षा करेगी और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाओं का उल्लंघन होता है तो चीन की सेना कार्रवाई कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सीमा का क्या मतलब है और इसका निर्धारण कैसे होगा। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली एलएसी को लेकर दोनों देशों में अंतिम सहमति अब तक नहीं बनी है। चीन ने न सिर्फ भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है बल्कि वो देश के कई इलाकों पर अपने अवैध दावे करता है। चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख के कई क्षेत्रों पर है। ऐसे में चीन का नया सीमा कानून गंभीर प्रश्न खड़े करता है। चीन का लैंड लॉ कहता है कि चीन की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ेगी, तो सवाल क्या उठता है कि नया सीमा कानून लागू होने के बाद क्या चीन विवादित सीमा पर अपना अधिकार जताकर सैन्य कार्रवाई कर सकता है?
क्या भारत के जिन इलाकों पर चीन अवैध दावा करता आया है, उन्हें हासिल करने के लिए अपने नए कानून की आड़ लेकर चीन की सेना हमला भी कर सकती है? इससे तो साफ जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन जो है वो और बढ़ते ही जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि जहां तक चीन और जहां तक तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर था अरुणाचल प्रदेश में, उसकी गार्डिंग होती थी बॉर्डर गार्ड, जो चीन के बॉर्डर गार्ड्स हैं वो करते थे। ये पूरी जो बॉर्डर गार्डिंग होगी अभी ये PLA करेगी। इसका मतलब है पूरा बॉर्डर मिलिटराइज हो गया है। संकेत सही नहीं है। चीन LAC पर भारत के खिलाफ लगातार साजिश करता रहा है। गलवान से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना घुसपैठ की कोशिशें करती रही है और अब चीन की संसद और सरकार ने अपनी सेना के अतिक्रमण की चाल को वैधता देने की कोशिश की है। लेकिन चीन को नहीं भूलना चाहिए कि LAC पर तैनात भारत के सुरक्षा बल चीन के हर दांव को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर चीन के इस कानून के निशाने पर कौन है। चीन का 14 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। फिलहाल चीन ने 12 देशों के साथ अपने विवाद को करीब करीब सुलझा लिया है। 2 देश भारत और भूटान के साथ अब भी सीमा को लेकर के चीन की तनातनी है। चीन और भारत के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। सवाल है कि क्या ऐसे में चीन ने सीमा कानून बनाकर भारत पर दबाव बनाने की चाल चली है? LAC पर चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो बातचीत और शांति की दुहाई देता है, दूसरी ओर सैन्य तैयारियों में जुटा है। दोनों देशों के बीच 13 दौर की कोर कमांडर वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाद कायम है। दूसरी तरफ चीन की आर्मी LAC पर लगातार जमावड़ा बढ़ाती जा रही है। इस बीच चीन की संसद ने नया कानून पारित कर दिया है, जिसके तहत चीन की सेना को अधिकार दिया गया है कि वो सीमाओं की रक्षा के नाम पर कार्रवाई कर सकती है। चीन के नए बॉर्डर लॉ में कई ऐसी बातें हैं जो चीन के आक्रामक रवैये को दिखाती हैं। इसमें कहा गया है कि चीन की सेना सीमा पर अतिक्रमण, उकसावे वाले कार्रवाई या किसी भी देश के हमले को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है। जबकि सच ये है कि चीन की सेना ही सबसे ज्यादा अतिक्रमण और उकसावे की हरकतें करती है। डोकलाम से लेकर गलवान तक चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की, जिसका हिंद के वीर जवानों ने सख्ती से जवाब दिया और चीन को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो इस कानून के जरिए चीन ने गलवान और डोकलाम जैसी घटनाओं में अपनी सेनाओं के हमलावर रवैये को सही ठहराया है। क्लियर है कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। वो साफ तौर पे चाहता है कि जो उसने इंग्रेशन करके या इंट्रूजन करके एरिया कैप्चर किया है, दिपसांग में, दमचौक में, हॉट स्प्रिंग में, वो किसी भी हालत में इसको खाली ना करे। साथ ही साथ उसकी मंशा है कि जो अरुणाचल है, जिसको साउथ तिब्बत बोलता है, उसके ऊपर कब्जा करे। चीन की नज़र जो है वो सिक्किम के ऊपर भी है, भूटान के ऊपर भी है, नेपाल के ऊपर भी है। तो क्या चीन के नए कानून का ये मतलब निकाला जा सकता है कि सीमा पर अतिक्रमण का बहाना बनाकर चीन की सेना को हमला करने की छूट वहां की सरकार और संसद ने दे दी है? इस कानून के अंदर चीन ने ये भी पारित कर दिया है कि बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो मजबूत किया जाएगा, ताकि कोई भी देश उनका जो उनकी अपने हिसाब से जो सीमाएं हैं, जहां उन्होंने अपनी फौज घुसाई हुई है, उसके ऊपर आके अपना कब्जा ना जमाए। चीन की सेना लगातार LAC पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है। चीन के नए बॉर्डर लॉ में इसका जिक्र भी है। चीन के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। लोगों को वहां रहने और काम करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। दरअसल चीन का मकसद LAC और उसके आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, ताकि दुर्गम इलाकों में सेना की तैनाती आसान हो जाए। एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है भारत के साथ, दूसरी तरफ ऐसा अधिकार दिया गया है चाइनीज आर्मी को। चाइना का तकरीबन 22,100 किलोमीटर बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ लगता है
और ऐसा डिस्प्यूट किसी के साथ भी नहीं है। तो एक तरह से वहाँ आर्मी को पूरी तरह से अख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को प्रोवोकेशन मार सकते हैं। चीन ने तिब्बत में 600 से अधिक गांवों का विकास किया है। इन गांवों तक अच्छी सड़कों का जाल बिछाया गया है। चीन ने 3080 किलोमीटर की 130 सीमावर्ती सड़कें बनाई है। चीन ने बॉर्डर पर हवाई, रेल और सड़क को मजबूत किया है। चीन ने तिब्बत में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है, जिसके नेटवर्क को बढ़ाकर निंगची शहर तक पहुंचा दिया गया है। निंगची अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब है। चीन ने ये सारा विकास सिर्फ LAC के पास बसे लोगों की खुशहाली के लिए किया है। उसका असली मकसद अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और ज्यादा ताकतवर बनाना है। यानी चीन का नया सीमा कानून एक औपचारिक दस्तावेज भर है। चीन पहले से ही विस्तारवादी नीति पर अमल करता रहा है। उसकी आक्रामकता को कानूनी कवर देने की कोशिश की गई है। वैसे देखा जाए तो इस कानून के जरिए चीन ने इशारों पर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। इसकी वजह समझिए। चीन का 14 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इनमें से 12 देशों के साथ फिलहाल उसका करार हो गया है, जबकि भारत और भूटान 2 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ सीमा पर चीन की तनातनी बनी हुई है। 14 अक्टूबर को चीन और भूटान के बीच एक MOU पर दस्तखत किए गए, जिसमें आपसी सीमा विवाद का जल्द हल निकालने के लिए 3 चरण के रोड मैप की चर्चा की गई है। चीन और भारत के बीच भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये की वजह से अभी मामला अटका हुआ है। और इसी दौरान चीन ने नया सीमा कानून पारित कर दिया। तो क्या इसके पीछे चीन ने इसके जरिए भारत पर दबाव बनाने का दांव चला है? चीन को जवाब देने के लिए भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। बातचीत की मेज से लेकर LAC के फ्रंट तक चीन जिस भाषा में समझेगा, भारत उसी भाषा में उसे जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.